हमें NISM 13 मॉड्यूल्स के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हमने AI का यूज़ किया है ताकि वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने सभी फैक्ट्स को चेक किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका NISM करेंसी डेरिवेटिव सीरीज़ के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 की क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स के बारे में। जब भी आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो तो आपका काम सिर्फ बाय या सेल करना नहीं होता, उस ट्रेड का प्रॉपर क्लियरिंग और सेटलमेंट होना भी जरूरी होता है। और अगर कभी कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना भी जरूरी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले देखते हैं क्लियरिंग और सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। क्लियरिंग का मतलब होता है सभी एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स का कैलकुलेशन करना कि किस पार्टी को कितना देना है और कितना लेना है। सेटलमेंट का मतलब होता है एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स या कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन द अबव मेंशन्ड कैलकुलेशन। ये प्रोसेस हैंडल करता है एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लीगल काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करता है सभी ट्रेड्स के लिए, यानी आप चाहें किसी से भी ट्रेड करो, आपका सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू ही होगा। ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं नोवेशन। क्लियरिंग के 3 मेजर एंटिटीज काम करती हैं: क्लियरिंग मेंबर्स, क्लियरिंग बैंक्स, कस्टडियंस एंड डिपॉजिटरीज। सभी करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कैश सेटल्ड होते हैं, यानी कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। कुछ कॉमन क्लियरिंग टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए वो है पे इन, यानी जब क्लियरिंग मेंबर्स को फंड या मार्जिन एक्सचेंज को जमा करना पड़ता है। सेकेंड है पे आउट, जब क्लियरिंग मेंबर को पेमेंट या मार्जिन वापस मिलते हैं। थर्ड है T+1 सेटलमेंट, यानी डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट अगले वर्किंग डे पे होता है। नेक्स्ट है T+2 सेटलमेंट, यानी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट या ऑप्शन एक्सरसाइज सेटलमेंट T+2 डे पे होता है, यानी एक्सपायरी के 2 वर्किंग डेज के बाद। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक डिटेल्ड सेटलमेंट शेड्यूल पब्लिश करता है। अब बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स की जो क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये ट्रेड को क्लियर करता है, पोजीशंस कैलकुलेट करता है और रिस्क मैनेज करता है। ये बायर के लिए सेलर और सेलर के लिए बायर बन जाता है। इसे बोलते हैं सेंट्रल काउंटर पार्टी विद सेटलमेंट गारंटी। सेकेंड है क्लियरिंग मेंबर्स। ये वो एंटिटीज़ हैं जो एक्चुअल क्लियरिंग और सेटलमेंट करते हैं क्लाइंट्स या ट्रेडिंग मेंबर्स के बिहाफ पर। इनके पास सेबी रजिस्ट्रेशन और मिनिमम कैपिटल होना मैंडेटरी होता है। थर्ड है क्लियरिंग बैंक्स। फंड्स पे इन या पे आउट का काम इन बैंक्स के थ्रू होता है। CMs का डेडिकेटेड क्लियरिंग अकाउंट भी होता है। फोर्थ है डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये मेनली मार्जिन सिक्योरिटीज़ के प्लेज या रीप्लेज के लिए यूज़ होते हैं। डिलीवरी या होल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती करेंसी डेरिवेटिव्स में, बट कोलैटरल के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ज़रूरी होता है। सेबी ने यहाँ अलाउ किया है कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू सेटलमेंट करा सकते हो, चाहे आपने ट्रेड NSE पे किया हो या फिर BSE पे। ये इंटरऑपरेबिलिटी ट्रेडर्स को फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी दोनों प्रोवाइड करता है। मल्टीपल क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस एक दूसरे के साथ पीयर टू पीयर लिंक स्टैब्लिश करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट और मार्जिन एक्सचेंज एक बायलैटरल फ्रेमवर्क के थ्रू मैनेज होता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि अगर एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डिफ़ॉल्ट करे तो दूसरा फाइनेंशियल डैमेज से सेफ रहे। ट्रेडिंग और क्लियरिंग के दौरान सेबी और एक्सचेंजेस कुछ पोजीशंस लिमिट डिफाइन करते हैं ताकि एक्सेसिव स्पेकुलेशंस ना हो। पोजीशन लिमिट 3 लेवल्स पर होती है। पहला क्लाइंट लेवल, सेकंड ट्रेडिंग मेंबर लेवल और थर्ड होता है क्लियरिंग मेंबर लेवल। फॉर एग्जांपल INR पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ट्रेडिंग मेंबर का एक लिमिट होता है, हायर ऑफ 15% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट और $100 मिलियन। पोजीशंस लिमिट हेल्प करते हैं मार्केट को स्टेबल रखने में, स्पेशली हाई वोलेटिलिटी पीरियड्स में। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। सेटलमेंट प्रोसेस में काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पहला होता है मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का डेली प्राइस डिफरेंस कैश में सेटल होता है ऑन T+1 बेसिस।
सेकंड है फाइनल सेटलमेंट, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तब सारी पोजीशंस फाइनल सेटलमेंट प्राइस पे मार्क होती हैं और कैश सेटल होती हैं। थर्ड है प्रीमियम सेटलमेंट, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम एंड ऑफ डे कैलकुलेट करके कैश में सेटल होता है। फोर्थ है एक्सरसाइज सेटलमेंट, एक्सपायरी पे सभी इन द मनी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज होते हैं, उनको रैंडमली किसी शॉर्ट पोजीशन से असाइन किया जाता है, कैश सेटलमेंट होती है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन सभी ऑब्लिगेशंस को नेट करके फाइनल पे इन या पे आउट अमाउंट डिसाइड करता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन का सबसे क्रूशियल रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर कोई ब्रोकर या क्लियरिंग मेंबर डिफ़ॉल्ट करे तो भी सेटलमेंट स्मूथली हो, इसलिए कुछ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी मैकेनिज्म्स लगाए जाते हैं। रिस्क कंट्रोल करने में काफ़ी सारे फैक्टर्स को गिना जाता है, जिसमें सबसे पहले इनिशियल मार्जिन और ELM है। स्पैन सिस्टम के थ्रू डेली ये कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है मार्क टू मार्केट मार्जिन, यानी डेली प्राइस एक्सचेंज का इम्पैक्ट कैश में सेटल होता है। नेक्स्ट है पोजीशन मॉनिटरिंग, रियल टाइम सिस्टम ओपन पोजीशंस को मॉनिटर करता है। फोर्थ है कोलैटरल मॉनिटरिंग, हर मेंबर के मार्जिन यूटिलाइजेशन पर अलर्ट मिलता है। फिफ्थ है रिस्क रिडक्शन मोड, जब कोलैटरल 90% क्रॉस करता है तो ऑटो डिसेबल लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कोर सेटलमेंट गारंटी फंड, हर सेगमेंट के लिए अलग रिजर्व मेंटेन होता है। ये सब मिलकर इंश्योर करते हैं कि मार्केट कभी ब्रेक डाउन ना हो, चाहे कंडीशंस कितनी भी ज़्यादा बुरी हों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा क्लियरिंग और सेटलमेंट का फुल प्रोसेस, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोजीशन लिमिट किस तरह लगते हैं, सेटलमेंट के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन मार्केट का रिस्क मैनेज करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जेड फंड शाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहां हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में डिटेल में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.